मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करता था, लेकिन वीरान जंगलों में काम करते हुए मेरा सामना कुछ ऐसी चीजों से हुआ जिसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, जिस वजह से मुझे ये काम छोड़ देना पड़ा। आज मैं आपको वो घटना बताने जा रहा हूं जिसने आखिर में मुझे मेरा काम छोड़ देने को मजबूर कर ही दिया। नॉर्मली काम करते हुए आम लोगों की तरह मेरी शिफ्ट भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ करती थी, लेकिन उस दिन हमारे पास नाइट शिफ्ट कम था क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक रेंजर ने जॉब छोड़ दी थी। लेकिन ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। पिछले कुछ दिनों में नाइट शिफ्ट करने वाले कई रेंजर्स अपनी अपनी जॉब छोड़ के चले गए थे, जिसका मतलब था कि अब हमें ही नाइट शिफ्ट में काम करना था। उससे पहले मैंने जंगल में कभी भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था। मुझे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ड्यूटी करनी थी। रात में जाग के ड्यूटी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, इसलिए मैं अपने साथ कुछ कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स भी ले आया था। मुझे रात में एक वॉच टावर के ऊपर ड्यूटी करनी थी। मैं रात 10 बजे से पहले ही टावर पर पहुंच गया। उस वक्त टावर के चारों तरफ घुप अंधेरा हो चुका था। टावर काफी ऊंचा था। वो पूरा इलाका ही चारों तरफ से घने जंगल से भरा हुआ था, सिवाय उस एक रास्ते के जो उस टावर तक आता था। वो रास्ता काफी साफ रास्ता था। टावर के बिल्कुल बगल में ही एक छोटा सा तालाब भी था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काई जमी पड़ी थी। मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर टावर पर आने लगा। ऊपर चढ़ते हुए मुझे सिर्फ नीचे तालाब में मौजूद मेंढकों और कीड़ों की आवाजें ही आ रही थी। बीच बीच में उल्लू की भी आवाज आती। मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंच के कैबिन का ताला खोलने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुच्छे में से कौन सी चाबी उस ताले की है। लेकिन कई चाबियों को ट्राई करने के बाद एक चाबी लगी गई। मैं कैबिन के अंदर आ गया। वो एक छोटा सा स्क्वायर कैबिन था, जिसके तीनों तरफ शीशे की दीवार बनी हुई थी और एक तरफ एक लकड़ी की दीवार थी, जिसमें बने दरवाजे से मैं अंदर आया था। कैबिन की छत किसी पिरामिड के जैसी बनी लग रही थी। वो छत पूरी लकड़ी की ही बनी थी। मेरे लेफ्ट साइड पर एक बेड लगा था, जिसके साथ में एक टेबल पर एक फ्लैश लाइट और एक लैंप रखा हुआ था। दूसरी तरफ कम्युनिकेशन स्टैंड था, जिसमें रेडियो फोन लगा था। ये कम्युनिकेशन स्टैंड वहां लगे हर एक टावर में बना होता है। कम्युनिकेशन स्टैंड के बगल में एक छोटा फ्रिज और माइक्रोवेव भी लगा हुआ था, जो कि वहां बने एक छोटे से किचन का पार्ट था। वहां एक छोटी सी कैबिनेट भी थी, जिसके ऊपर वाली ड्रॉर्स में कुछ चिप्स वगैरह रखी हुई थी, लेकिन नीचे वाली ड्रॉर पता नहीं क्यों खुल नहीं रही थी। उसमें शायद वैक्यूम क्लीनर वगैरह रखा था। मैंने कम्युनिकेशन स्टैंड के पास जाके वहां लगे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया। चेक करने के लिए मैंने रेंजर स्टेशन के चैनल पर कॉल किया, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा था या नहीं। मुझे पता था इस वक्त इस जंगल में मेरे अलावा स्टेशन पर सिर्फ डैनी ही है। हेलो डैनी, लगता है आज रात इस जंगल में काम करने वाले बस हम दो ही लोग हैं। हेलो। डैनी का कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा वो शायद टॉयलेट गया होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने वहां रखी फ्लैशलाइट उठाई और ड्रॉर खोल के उसमें से बाइनोकुलर्स निकाल लिए और बाहर बालकनी में चला गया, चेक करने के लिए कि वहां कोई आग लगने वाला सामान तो नहीं रखा है। सब कुछ चेक करने के बाद मैं एक चेयर लेके उस एक शीशे की दीवार के सामने बैठ गया। मैंने किचन में से एक बिस्किट का पैकेट भी ले लिया और चेयर पर बैठा आराम से बिस्किट खाने लगा। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैंने बाइनोकुलर्स उठाया और दूर जंगल में देखने लगा। कई देर देखने के बाद भी मुझे जंगल में कोई भी जंगली जानवर दिखाई नहीं पड़ा। जानवर तो दूर, मुझे आसमान में
कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मुझे लगा शायद रात में जानवर या परिंदे बाहर नहीं निकलते होंगे। खैर, मैंने अपने बाइनोकुलर्स को दूसरी तरफ जंगल के बिल्कुल आखिरी छोर की तरफ घुमाया। मैं उस तरफ देख ही रहा था कि मुझे वहां दूर पेड़ों के बीच एक स्नोमैन खड़ा दिखाई दिया। स्नोमैन, लेकिन वो तो गर्मियों का मौसम था। एक बार के लिए मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने फिर से ध्यान से देखा तो पता चला कि वो कोई स्नोमैन नहीं था, बल्कि एक लड़का था जिसने स्नोमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और वो वहां खड़ा सीधा बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कि वो इतनी दूर से भी मुझे देख पा रहा हो। मुझे लगा शायद वो वहां लोगों को प्रैंक करने आया होगा। मैंने उसके आसपास देखा, लेकिन वहां और कोई नहीं था, और उस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। इतनी रात प्रैंक? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपना बाइनोकुलर नीचे किया और रेडियो स्टैंड के पास जाके डैनी को कॉल किया। डैनी, ए डैनी, तू बाथरूम से निकला या अभी भी अंदर ही घुसा हुआ है? मैंने मजाक करते हुए कहा। यार डैनी, ये साउथ ईस्ट सेक्टर में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कंबल लपेटे शायद लोगों को डराने के लिए आया है। तो जाके एक बार चेक करके आ। ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ, डैनी बोला। फिर मैंने रेडियो ऑफ किया और अपनी वॉकी टॉकी उठा के फिर से चेयर पर आके बैठ गया और फिर से बाइनोकुलर्स लेके उस लड़के को देखने लगा। लेकिन वो लड़का अब वहां नहीं था। वो तो जैसे वहां से एकदम गायब हो चुका था, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने सोचा अगर ये लड़का जंगल के अंदर गया तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसी वक्त अपनी वॉकी टॉकी उठाई और डैनी को फिर से कॉल किया। डैनी, कहाँ हो? मैं साउथ ईस्ट सेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। यार वो लड़का अब वहां नहीं है, जरा उस जगह के आसपास भी देख लेना। ठीक है, मुझे बताना वो तुझे किस तरफ दिखाई दिया था। डैनी अंधेरे में हाथ में पकड़ी अपनी फ्लैशलाइट उठा के हिलाते हुए मुझे इशारा करने लगा। मैं दिखाई दिया? हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो लड़का बिल्कुल उसी जगह पर दिखाई दिया था मुझे, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। शायद वो लड़का चला गया है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। चल कोई नहीं, तो वापस आ जा। अगर वो फिर से मुझे दिखाई दिया तो इस बार मैं सीधा पुलिस को कॉल कर दूंगा। ठीक है, मैं स्टेशन पर वापस जा रहा हूँ। इतना कहते ही डैनी का फोन कट हो गया। जिस जगह वो खड़ा था वहां अब सिर्फ घुप अंधेरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो डैनी, हेलो। डैनी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर बैल्कनी में गया और जिस तरफ वो खड़ा था उस तरफ उसको आवाजें लगाने लगा। मुझे पता था मेरी आवाज उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसको आवाज लगा रहा था। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद मैं वापस अंदर आ गया, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि जब मैं बाहर बालकनी में गया था तो मुझे जंगल की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नीचे तालाब में मौजूद मेंढकों ने भी टरटराना बंद कर दिया था। कीड़ों और पतंगों की आवाज भी नहीं आ रही थी। यहां तक कि हवा से जंगल के पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। पूरे जंगल में जैसे सब कुछ थम सा गया था। एक अजीब सी मनहूस खामोशी छा गई थी, सिवाय मेरी धड़कन के, जिसको मैं अपने कानों में साफ साफ बजता हुआ सुन पा रहा था। मैं अपनी टॉर्च लाइट को बाहर जंगल की तरफ करते हुए डैनी को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। उस वक्त मेरा दिमाग इतना नर्वस हो चुका था कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे हिलते हुए भी डर लग रहा था। लग रहा था कि अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे कुछ तो करना था, और वो भी जल्दी। मैं पलटा और पीछे जाकर सीढ़ियों की तरफ चेक किया। सीढ़ियों की तरफ देखा तो मेरी जान निकल गई। एक पतली और बहुत ही लंबी सी औरत सीढ़ियों के नीचे तालाब के पास खड़ी थी। उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। उसके बाल काले और लंबे थे, जो कि उसके टेढ़े मेढ़े पैरों तक पहुंच रहे थे।
उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसका मुंह तो उसने इतना खोला हुआ था जैसे कोई सांप खोलता है अपने शिकार को दबोचने के लिए। मैं ऊपर खड़ा उसको देख ही रहा था कि तभी उसने अपने उस फटे हुए मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और चीखते हुए ही वो लड़खड़ाती हुई ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ओह शिट! मैंने जब उसको ऊपर आता देखा तो मैं अपने शॉक से बाहर आया और भाग के जल्दी से अपने कैबिन के अंदर गया और अंदर से लॉक कर दिया। उसके पैरों की हड्डियां टूटी होने के बावजूद वो सीढ़ियों पे तेजी से चढ़ रही थी। मैं भागता हुआ किचन में गया और वहां रखे सबसे बड़े चाकू को उठा लिया। मैंने फिर से अपनी वॉकी टॉकी उठाई। डैनी, कहाँ है तू डैनी? हेलो डैनी, डैनी। और तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो कैबिन का दरवाजा बंद था, उसकी कुंडी लगी हुई थी। तभी मेरी नजर पीछे लगी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और उसके सामने स्नोमैन कॉस्ट्यूम पहने वही लड़का खड़ा था। उस वक्त मैं इतना डर गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे किसी भी पल हार्ट अटैक आने वाला था। लेकिन तभी वो लड़का हंसने लगा और अचानक एक हवा के झोंके की तरह मुझसे आ टकराया। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन सुबह जब मुझे होश आया तो देखा कि डैनी और सुबह की शिफ्ट वाला रेंजर दोनों मेरे पास बैठे मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। होश आया तो मैंने उनको रात की सारी बात बताई। डैनी ने बताया कि वो तो वापस स्टेशन पर चला गया था और रात में उसने मुझसे बात करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन मेरा रेडियो फोन ऑफ आ रहा था। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूं। मैंने उसी दिन अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। उस रात मेरे साथ जो कुछ वहां हुआ उसका फिर से सामना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी।